नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जो है ओके आवाज़ आ रही है मेरी। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने और ठीक है, नमस्ते नमस्ते, आवाज़ आ रही है मेरी, लग रहा है सबको। तो कल जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में 106 से लेकर 124 तक लीगल प्रोविज़न, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उस पर ओवरऑल व्यूज़ बनाने की कोशिश की थी। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। जितने सेक्शन स्टार्टिंग के थे जिस पे जनरली क्वेश्चंस प्री और मेंस के हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कंपटीशन दिनों दिन जो है टफ होता जा रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो जिधर हम ओवरलुक कर जाते हैं, बट वो रिलेवेंट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा इस पूरे चैप्टर में करीब 80% पार्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का था और 20% जैसे दिख रहा था सेक्शन 106 में जुडिशियल कोर्ट का। बट आगे के सेक्शंस में हम जब जाएंगे, जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर तो अभी इसमें पिक्चर में डीएम भी आते हैं, सीजीएम भी आते हैं, हाई कोर्ट भी आता है, सेशन जज भी आता है। जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया उसको मॉडिफाई करने का, जो अमाउंट, जो पीरियड, जो नंबर ऑफ श्योरिटीज है उसको और मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करके उसको कम करने का, ये सारी भी चीज़ें हैं। फिर ये है कि आप श्योरिटीज़ आप सबमिट करने में फेल हो जाते हैं या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशंस में जो आपको डिटेन होना पड़ता है, कस्टडी में जाना पड़ता है अरेस्ट करने के बाद, तो फिर उसको क्या कहीं कोई माफ़ कर सकता है? क्या ऊपर का कोई अथॉरिटी है जो उसको रेमिट कर सकता है, कम कर सकता है, उसको उपचार दे सकता है? तो हम आते हैं फिर से एक मोटा फ्रेमवर्क, फिर से कोशिश करते हैं कि अपने को कंसंट्रेट करें। पीछे जैसे टीवी में पिछले एपिसोड की चीज़ें दिखा दी जाती है, वैसे हम लोग कोशिश करते थे। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया चैप्टर 8 में? जो टोटल प्रोविज़न है एक पॉइंट पे है, वो है सिक्योरिटी, यानी कि प्रतिभूति। और अब ये सिक्योरिटी दो तरह के केसेस में दिए जाते हैं। एक आपको कीपिंग द पीस, परिशांति को कायम रखने के लिए, दूसरा गिविंग द सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ गुड बिहेवियर, यानी कि सदाचार की आचरण करने के लिए प्रतिभूति। तो प्रतिभूतियों की दो जो है कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें 106 और 107 है। दूसरी कैटेगरी जो आपको सदाचार बनाए रखने के लिए देनी है सिक्योरिटी प्रतिभूति, वो 108 से लेके 110, 108, 109, 1010 है। तो आप देखें दो कैटेगरी में हो गई। फिर हम लोगों ने पहली कैटेगरी जिसमें देखा कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, कभी कभी मेंस में यही आ जाता है शॉर्ट नोट में कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूतियों से संबंधित उपबंध, जो प्रोविज़न रिगार्डिंग सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द पीस, मेंटेनिंग द पीस का प्रोविज़न को इलैबोरेट करिए, डिस्कस करिए। तो अब इसमें क्या है, यह शॉर्ट नोट्स पे ही पूछ दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि अब जब एक पार्ट आया जो पीस से रिलेटेड है, तो उसमें सेक्शन इन्वॉल्व हो गए 106, 107, फिर उसके बाद 111 से लेके और 117 तक।
फिर जैसा कि हम लोग ने देखा आर्डर इसमें कई तरीके के हैं। एक 106 में है, 106 में जो आर्डर है वहीं उसी सेक्शन में वो कंप्लीट हो जाता है। और 107 में जो आर्डर है, जो सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है, उस डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका फिर कई फेज शुरू होता है। पहले शो काज नोटिस जाएगी 111 में। शो काज नोटिस के परसुएंस में जो नोटिस जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो उसका सर्विस होगा। सर्विस के बाद दिन आएगी, वो पार्टी आएगी, हियरिंग होगी, सुना जाएगा उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये प्रोसीडिंग एक तरह से जुडिशियल नेचर की हो गई। और इस प्रोसीडिंग को एक नाम दिया गया इंक्वायरी। और इस इंक्वायरी का मैनर, तरीका क्या होगा, इसके लिए दिया गया कि जैसे सम्मन ट्रायल केसेज में, जैसे कि सम्मन ट्रायल केसेज में जो एविडेंस लिया जाता है, जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का जो मैनर है, जो जैसे अप्लाई किया जाता है। तो यानी कि चैप्टर 8 की प्रोसीडिंग क्या हो गई, 107 से लेके 110 तक के सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड करता है। तो उस कंडीशन में इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद ही किसी को आप सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बॉन्ड विथ और विदाउट जो है फर्निश करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब वो ऑर्डर 111 में जो ऑर्डर गया उसको हमने कहा इंटरिम ऑर्डर है। अरे सर्विस, वो शो काज के लिए नोटिस है। और 111 के बाद आता है, ये नोटिस हो गई। तो अब ये सिक्योरिटी को फर्निश करना है, तो ये फर्निश करने का ऑर्डर कहाँ मिला, तो हमने बताया कि एक तो 106 में, यदि वो उसके लिए प्रायर कंडीशन क्या है, कन्विक्शन पहले होल्ड होना चाहिए। और जब कन्विक्शन होल्ड हो जाएगा तब उसी में जब सेंटेंस अवार्ड की जाती है, तो सेंटेंसिंग के टाइम पर ही क्या करेंगे कि आपसे मांग लेंगे कि आपको नॉट मोर देन 3 इयर्स, यानी 3 साल तक के लिए आपसे विथ और विदाउट बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा सकता है। विद और विदाउट क्या, सियोरिटीज, मतलब कि जमानतदार के साथ इतने अमाउंट का, इतने जमानतदार जो है आप पेश करें, और आप साथ साथ अपना भी पीवी दाखिल करिए, तो पर्सनल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि 106 में आर्डर को हम फिर से रिवाइज कर दें कि 106 में जो आर्डर हुआ वो वहीं पे कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए ना तो 111 में नोटिस जानी है, ना उसके बाद 117 के पहले की कोई प्रक्रिया है। तो एक आर्डर 106 में कंप्लीट हो गया, वो जुडिशियल कोर्ट के थ्रू हुआ। और वो जुडिशियल कोर्ट में आप 106(1) में देखेंगे, 2 है, सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट। फिर आप 106(4) में आते हैं तो आपको 2 कोर्ट और मिलती है कि जिस कोर्ट में उस आर्डर को अपील किया जाता है या रिवीजन किया जाता है। तो आपको मिल गया कुल 4 तरह के कोर्ट की उसमें दिख गई आपको, सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट। तो ये जो ऑर्डर हुए हैं, इसमें जो भी 106 में ऑर्डर हुआ ये फाइनल हुआ। अब बाकी 107 से लेके 110 के ऑर्डर की तलाश में हम चलते हैं। तो जो 116 में आते हैं, जिसमें बताया गया है, ख़ास बात ये कि ये पूरी इंक्वायरी का प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंक्वायरी वो भी कैसी हो जाएगी, उसका नेचर जुडिशियल नेचर का हो जाएगा। अब जुडिशियल नेचर का हो गया, इसीलिए उसमें इंक्वायरी का मैनर क्या होगा, सम्मन ट्रायल केसेज में जैसे एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं उस मैनर में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो अब उस इंक्वायरी, तो 116 में एक आता है 116 सब सेक्शन 3, यानी 116(3). 116(3) में एक इंटरिम ऑर्डर होता है। इंटरिम ऑर्डर होता है कि आप ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए, और कोर्ट कह सकती है कि वो बॉन्ड श्योरिटीज के साथ हो या विदाउट श्योरिटीज का हो। लेकिन यदि 110 हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड ऑर्डर होता है,
116(3) में, तो वहाँ पे सीओटी मस्ट है। जो बांड एग्जीक्यूट किया जाएगा उसमें जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है 111 में, उस 111 में जिसको पूछा गया है, कहा गया है कि तुम बताओ भी कि तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना 116(3) या 117 का ऑर्डर कर दिया जाए। तो 116(3) में क्या है कि कोई इमीडिएट कहीं से खतरा होना चाहिए, और वो जो खतरा कल हम लोगों ने विस्तार में डिस्कस किया था, ये केवल आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं। तो 116(3) में निकल के आया आपका कि इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा, और फिर 117 में आके होता है फाइनल ऑर्डर। और यदि फाइनल ऑर्डर का मतलब हुआ कि 111 में जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस का जो फैक्ट क्या था कि एलिगेशन है, आपके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन है कि आपसे इस तरह का कुछ खतरा है, आपसे पीस कहीं ब्रीच हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति भंग हो सकती है, या कोई रॉन्गफुल एक्ट आप कर सकते हैं जिससे पीस लाइकली टू बी ब्रीच, यानी पीस को जहाँ थ्रेटनिंग है वहाँ पे फिर आपका ये आ जाता है कि ये मैटर अब ये अर्जेंसी का आ गया। तो 116(3) में वो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ, वे कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें इंक्वायरी के कमेंसमेंट और इंक्वायरी के कंक्लूड होने से पहले ही बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर किया जा सकता है। तो एक छोटा सा है, एग्जैक्टली इसका आंसर आप 116(3) के प्रोविजन को डिस्कस करते हुए लिख देंगे और आप पूरा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे देखना यही है कि चीज़ों को मैं इसीलिए दोबारा फिर शुरू कर रहा हूँ कि आपको सही ढंग से बातें समझ में आती रहे। तो 116(3) में एक आया इंटरिम ऑर्डर, और फिर उस इंटरिम ऑर्डर के बाद इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और कंफर्म हुआ कि हाँ जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, जो एडिशनल जो फर्दर एविडेंस लिया गया, जो लोगों से गवाहियाँ ली गई, पूछा गया, बयान लिया गया, कोर्ट ने जाके पता लगाया, तो इन सारे यानी कि एविडेंस पूरा कंसीडर करने के बाद वो सेटिस्फाइड हो गया कि यस ये एलिगेशन सही है, इंफॉर्मेशन सही है, तो वो क्या करेगा 111 में जो कंटेंट था उसको कंफर्म करेगा और एक फाइनल ऑर्डर देगा। फाइनल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए। यदि 107 से लेके 107, 108, 109 की कैटेगरी में है तो आपसे जमानतदार यानी सिक्योरिटीज भी मांग सकता है, और बिना सिक्योरिटी के भी आपके ही पर्सनल बॉन्ड पे भी ये हो सकता है। अब ये बॉन्ड क्या होता है? बंध पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, ये बांधता है आदमी को अपने कमिटमेंट से, और इसीलिए यदि उसका ब्रीच होता है तो आगे की सेक्शन में आप अभी डिस्कस करते हैं, वो आज का टॉपिक है हमारा, कि ब्रीच किया आपने या बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया। बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया या जो बॉन्ड दिया वो कहीं डिफ़ॉल्ट है उसमें, तो आप कहिए वो, या आप बॉन्ड दिया, सिक्योरिटीज कोर्ट ने मांगा, सिक्योरिटी दिया, सिक्योरिटी फिर मुकर गया, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन देख के उस अपनी नॉट प्रेस कर दिया, नॉट प्रेस किया यानी कि उसको अपने जो पहले से सिक्योरिटीज उसने किसी के लिए दी है, तो अब क्या होगा जब सिक्योरिटीज खत्म हो गया और कोर्ट ने ये कहा कि नहीं तुम सिक्योरिटीज दो, बॉन्ड विथ सिक्योरिटीज दो, यानी कि अपना बंद पत्र तो भरे ही, एक जमानतदार या दो जमानतदार लाओ, और उनमें दो का मांगा है और एक खट लिया, अपने को विड्रा कर लिया, तो वो विड्रॉल का क्या मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब कोर्ट ने जितना अमाउंट का, जितने पर्सन का मांगा है सिक्योरिटीज और बॉन्ड, वो कोर्ट को नहीं मिल पा रहा, और जब नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या होगा कि पर्सन लाइबल टू बी डिटेन, अब वो फिर कस्टडी में चला जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि क्या जो सिक्योरिटीज है, जो जमानतदार है, जो अपनी जमानत किसी के लिए उसने दे दिया है और बंधा हुआ है, कानून से बंध गया है, तो क्या वो अपने कदम पीछे कर सकता है? यस, कर सकता है। और आप देखें कि आपको इसमें 123 का सब सेक्शन 10, तो इसको जैसे 116(3) आपको याद हो गया कि ये इंटरिम ऑर्डर है,
उसी तरह से आप क्या करना है, 123(10) भी याद रख लेना है कि इसमें जो सिक्योरिटीज है अपना एक अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन, और जो बॉन्ड उसने एग्जीक्यूट किया है दूसरे के लिए उसको कैंसिल करने का एप्लीकेशन प्रार्थना दे सकता है। और कोर्ट फिर क्या करेगी, कोर्ट ये करेगी, ये कैंसिल करना है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आपने गारंटी ली है, जमानतें दी हैं, वो तो फिर जेल जा सकता है, फिर कस्टडी में आ सकता है, तो फिर उसको एक हियरिंग अपॉर्चुनिटी देगी। हियरिंग अपॉर्चुनिटी क्यों देगी, इसलिए देगी कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी देने की वजह से उसको ये अपॉर्चुनिटी रहे कि वो एक जमानतदार हट रहा है तो उसके बदले पे दूसरा जमानतदार वो कोर्ट को दे सके और सेटिस्फाइड कर सके, नहीं तो वो चला जाएगा। तो इतना टाइम देता है। तो आप देखिए, नेचुरल जस्टिस भी आपकी सीआरपीसी में जगह जगह मिलता है कि आप दूसरे को मौका देंगे समझने का, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। तो ये जब जमानतदार विड्रॉल कर सकता है, यानी कि विड्रॉल किस फॉर्म में करेगा, एप्लीकेशन देगा, आप जो बॉन्ड हमने जो श्योरिटीज दी है हम उससे आप वापस लेना चाहते हैं, इसलिए बॉन्ड कैंसिल कर दीजिए। तो इस ग्राउंड पे 123(10) में कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी, और फिर उसमें ये ज़रूरी होगा कि कोर्ट उस पर्सन को जिसके लिए दिया गया है उसको बुलाए, और जिसने कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दिया है उसको बुलाए, और ज़रूर इसके लिए वो सम्मन या वारंट इशू कर सकती है। तो आप देखिए, को रिलेटेड करके चीज़ों को देखना है। तो हमने क्या देखा, ये प्रोविज़न क्लियर है कि 106 और 107 में परिशांति कायम रहने के लिए प्रतिभूतियाँ दी जाती है। हमने जब पूछा गया कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूतियाँ कौन ले सकता है, कब ली जाती है, तो ये 106 और 107 पिक्चर में आ गया। पहला, 2 तरह की परिस्थितियों में सीआरपीसी व्यवस्था करती है। ये एक निवारक कार्रवाई है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसमें कोर्ट खुद इटसेल्फ 106 में ऑन कन्विक्शन कर सकती है। ये पावर न केवल सेशन कोर्ट को बल्कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, और यदि अपील या रिवीजन होता है तो अपीलेट और रिवीजन कोर्ट को भी प्राप्त है। लेकिन ये 106 का लिमिट ये है कि ये कतिपय मामलों में कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं उन्हीं में अप्लीकेबल है। तो वो हमने देखा कि आईपीसी का चैप्टर 8, उसमें से 8 में से निकल गया 153A, 153B और 154। तो एक्सक्लूडिंग 153A, 153B एंड 154, रिमाइंडर जो बचा चैप्टर 8, जो इतने को निकालने के बाद जो है जो बचा वो चैप्टर 8 पूरा का पूरा, उसमें यदि कोई मैटर फॉलन करता है, आता है उसकी परिधि में, तो कोर्ट कन्विक्शन होल्ड करके सेंटेंस जब सुनाती है, एक चीज़ होता है कन्विक्शन और एक होता है सेंटेंस। कन्विक्शन में ये बताती है कि हाँ आपको दोषी पाया गया, आप कन्विक्टेड है, आपके विरुद्ध जो है प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव्ड किया, इसलिए कोर्ट पाती है कि आप गिल्टी हैं इन सेक्शंस के। सेंटेंस में क्या होता है, कोर्ट बताती है कि आपने जैसे 323, 504, 506, 452 का है, तो 323 में आपको गिल्टी होल्ड किया, ऐसे सारे सेक्शन में गिल्टी होल्ड किया, एविडेंस है तो बियॉन्ड रीजनेबल। फिर सेंटेंस उड़ाएगा 323 में आपको 1 महीने, 504 में 1 महीने, 506 में, जो उसका डिस्क्रिप्शन हो, जितना अप टू उसका तो उस सेंटेंस को सुनाते समय क्या करेगी, आपको कह देगी कि आपको बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। वो बॉन्ड विथ या विदाउट हो सकता है। विथ और विदाउट श्योरिटीज की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि 106 से लेके 110 में ये विथ या विदाउट वर्ड आया है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है कि 110 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर होगा वो विथ श्योरिटीज होगा, यानी जमानतदारों के साथ ही वो बॉन्ड लिया जाएगा। तो फिर ये आपका ये हो गया। तो आपने ये बताया कि आईपीसी का, तो आप में एक पहला पॉइंट ABCD का चार ध्यान रखना, आपने दिमाग पे ठोकेंगे तो 4 निकल आएगा। एक चैप्टर 8 याद कर लीजिए और 8 में से 3 निकाल लीजिए, तो 3 निकालने पे 153 है, 153 भी है, 154 आ गया। दूसरा जिसमें एसाल्ट हमला
आपराधिक बल का प्रयोग, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स या रजिस्ट्री मिसचिफ, 3 चीज़ें हो। और चौथा है कि आप जब पीस की बात आ रही है तो आप देखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास, भय में कारित करना, वो शांति को खतरा ही तो है। तो आप 506 याद कर सकते हैं या 503 जो सुविधाजन है। तो ये आ गया। फिर चौथा आ गया कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे पीस जो है शांति ब्रीच हो सकती है, या किसी का इंटेंशन है उसको ब्रीच करने का, या जिसके बारे में ये इस्टेब्लिश है कि ये इस एक्ट से तो लाइकली टू बी काज ब्रीच ऑफ पीस, ये कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर ये है कि क्या ये आर्डर 106 का फाइनल है? यस, फाइनल है। लेकिन फाइनल होने के बाद भी क्या है, जुडिशियल उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। तो जब अपीलेट या रिवीजन कोर्ट में गया तो वो सेट एसाइड हो सकता है। सेट एसाइड यानी समाप्त कर देना उस आर्डर के प्रभाव को। तो अब वो मूल ओरिजिनल प्लेटफार्म पे आ गया कि नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा कोई आर्डर था ही नहीं। तो इस तरह से 106 में, 107 में आपको मैंने बताया है कि ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 107, 8, 9, 10, फिर हम लोग याद करते हैं कि ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, आप लोग को पहले से पता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 107, 108, 9 और 10 में आर्डर करता है। जो आर्डर करता है क्या करता है, सो काज का पहले करता है। 111 में जब सो काज का कर देता है, दूसरी पार्टी सामने आ जाती है, कोर्ट प्रोसीड करता है, उसमें इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी में समन ट्रायल की प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है। और फिर उसके बाद मीन वाइल जब यदि इंक्वायरी कंक्लूड नहीं है बट इंक्वायरी स्टार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंक्वायरी का कमेंसमेंट कब स्टार्ट होती है। तो पार्टी या तो प्रेजेंट होता है कोर्ट के सामने जब शो काज नोटिस के परसुएंस में अपीयर होता है, या उसके अगेंस्ट में वारंट गया है, पकड़ के लाया गया है। तो आप ऑन अपीयरेंस या जब ब्रॉट बिफोर कोर्ट जब लाया गया, उपस्थित हुआ या लाया गया, तब उस दिन इंक्वायरी का एग्जिस्टेंस सामने आता है। ये आपको इसका एक क्वेश्चन इस पे बनता है, तो यहाँ पे आपने ये निकाल लिया। तो अब उसके बाद कब तक रहता है, जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती। यानी कि जब तक या तो वो फाइनल आर्डर 117 में नहीं कर देता है, या 118 में उसको डिस्चार्ज करने का आर्डर नहीं कर देता। तो तब तक वो इंक्वायरी का ये रह गया। तो फिर आपने इस तरह से देखा कि 107, 108, 109, 110 और 107 ये दूसरे वाले एक कमरे का मामला मैंने बताया था कि ये पीस से रिलेटेड है। 106 भी पीस से है, और 106 के बाद 107 अदर देन कन्विक्शन मैटर, यानी जो दोष सिद्धि पर 106 आ गया। दोष सिद्धि को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जिससे पीस ब्रीच हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो, या कोई रॉन्गफुल एक्ट ऐसा हो जिससे पीस को खतरा है, तो कहने का मतलब तो ये फिर आपका ये 107 में आ गया। 108, 109, 10 में कुछ ध्यान 107 आपने ढंग से पढ़ लिया तो उसका कंटेंट फिर आपको केवल टाइटल चेंज करनी है। 108 में आप देखेंगे कि सेडिशियस मैटर है, राजद्रोहात्मक बातें हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। 1 साल का पीरियड 107 में भी था, 108 में भी है, नॉट मोर देन 1 ईयर। फिर इसमें भी शो काज जाएगी 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, ये फिर इसी तरह से चलेगी। फाइनल आर्डर इसमें भी 117 में होगा। 109 में भी यही पोजीशन है, उसका कंटेंट हम लोग डिस्कस किए थे। 110 में भी इस तरह से है। तो 111 में क्या हुआ, नोटिस गया, वहाँ पे देखना है कि जो शो काज का नोटिस जाता है उसमें क्या है कि जो उसके अगेंस्ट में प्रोसीड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका सार, माने सबस्टांस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, पहली चीज़ हो गई। दूसरी है कि जो अमाउंट वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट चाहती है उस अमाउंट को मेंशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ श्योरिटी, यदि कोई श्योरिटी मांगा गया है तो कितनी, 1, 2, 3, 4 कितनी, वो होगा। और काइंड ऑफ श्योरिटी कितनी होगी, कितने पीरियड ड्यूरेशन ऑफ जो है बॉन्ड, कितने दिन के लिए उसको मानना चाहते हैं, और इन राइटिंग में होगा। तो ये 111 के साथ
यानी कि जो 111 में जो आपने शो काज के लिए ऑर्डर किया है, वो शो काज के लिए भी एक आदेश करना पड़ा 111 में, और वो आपको उस आदेश को आपको भेजना पड़ेगा। फिर जब कभी भी सम्मन या वारंट जाएगा तो इसी आदेश को, 111 वाले आदेश को सम्मन या वारंट के साथ भेजना पड़ेगा। सम्मन जब भेजा गया तो उसके साथ ही लगा दिया गया, सम्मन की जब सर्विस हुई तो उसको ये बात उसको ये नोटिस दी जाएगी और ये आदेश की कॉपी पकड़ाई जाएगी। वारंट में थ्रू किसी अथॉरिटी एग्जीक्यूट होगी तो अथॉरिटी उसको जब भी उसको अंडर कस्टडी में है, जेल में है, तो उसको जब बताएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बुलाया है और आप कि ये आपके अगेंस्ट में एलिगेशन है, ये आदेश की कॉपी है। तो ये आप देखिए 111 में हो गया। 112 में यदि कोर्ट में मौजूद है आदमी तो उस पर सर्विस का कंप्लायंस हो जाएगा। 112 में यदि सर्विस नहीं कंप्लायंस हुई, इसका मतलब वो कोर्ट में नहीं हाजिर है, तो क्या होगा फिर 113 में ये बताया कि सम्मन दिया जाएगा, या कस्टडी में है तो वारंट दिया जाएगा। कस्टडी में है वारंट का मतलब प्रोडक्शन वारंट होता है। प्रोडक्शन वारंट का मतलब ये होता है कि जब किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के कस्टडी में है, दूसरे कोर्ट की कस्टडी में है, किसी दूसरे क्राइम नंबर पे है या कहीं सजा याफ्ता है, तो कोर्ट क्या करती है कि 267 में आपका वारंट बी जिसको कहते हैं प्रोडक्शन वारंट, उस प्रोडक्शन वारंट या उसको पॉपुलरली वारंट बी के नाम से जानते हैं, बी, तो उसमें कहता है कि इस पर्पस के लिए इस आदमी की जो आपकी कस्टडी में है आवश्यकता है। जेल अथॉरिटी को एक लेटर जाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे उस कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा। तो ये प्रोडक्शन वारंट का आपका जो है इस तरह से करके ये किया जाएगा। फिर यहीं पे 113 में मैंने कहा था प्रोविजो में बात आया कि हम पीस कीपिंग के लिए बॉन्ड लेना चाहते हैं। कोर्ट ने 111 की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 111 में ऑर्डर करके भेजा कि आप अपना कारण शो करिए कि क्यों ना आपके विरुद्ध ये फाइनल ऑर्डर कर दिया जाए। लेकिन परिस्थितियां मैंने जैसा कि बताया कभी कभी एडवर्स होती है कि आदमी को तुरंत डिटेन नहीं किया गया, कस्टडी में नहीं लिया गया है तो एडवर्स हो जाएगी। जिस पीस को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी चैप्टर 8 क्या है, प्रिवेंटिव उपाय करती है, यानी कि एक्चुअल में कोई ऑफेंस कमिट हो, किसी अपराध को कारित होने से पहले की स्थिति है, और क्या इसका ये सारा पर्पज फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा यदि शांति ही भंग हो जाए। तो उस कंडीशन में 113 के प्रोविजन में ये आया कि वहाँ पे 113 आपको पढ़िए का प्रोविजो, तो आप देखें ये है कि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया या अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिससे उसको ये लगता है कि नहीं, पब्लिक पीस को थ्रेटनिंग है, खतरा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको तुरंत इमीडिएट अरेस्ट कर लिया जाए। और इमीडिएट अरेस्ट करने से क्या होगा कि वो जो पीस को जो थ्रेटनिंग है एक्चुअल में कहीं पीस ब्रीच ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक, तो 113 के प्रोविजो में आ गया। मैं 114 में मैंने बताया था कि सामान्य वारंट के साथ 111 वाले आदेश की कॉपी लगेगी। 115 में ये बात हुई थी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि मैटर ऐसा है कि इसमें जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में शोकाज की ऑर्डर हुई है उसको खुद आना ज़रूरी नहीं है, थ्रू प्लीडर, थ्रू एडवोकेट भी चाहे तो अपीयर हो सकता है। तो 115 क्या आता है, अपीयरेंस को डिस्पेंस करता है, एग्जेम्प्ट करता है। तो 115 में कभी कभी सेक्शन भी पोस्ट देता है। तो सेक्शन का हम लोगों ने जैसा कि पहले ये डिस्कस किया था तरीका कि 10-15 मिनट हम कम से कम इंडेक्स को देखें। जैसे इस चैप्टर 8 को ही देखा तो एक सीक्वेंस में देखिए, अभी 106 से हम लोग ने स्टार्ट किया, 170 तक के सेक्शन अपने आप ही 1-2 बार के डिस्कशन में अपने आप ही दिमाग में फिट कर जाएंगे। तो 115 में
और वो कर दिया। हमको पता है कि 115 के आगे का सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें क्या है कि जो मैटर है उसमें इंक्वायरी का प्रोविज़न है, और इसमें आप देखिए कि कुल मिला के 7 सब सेक्शन है। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कोर्ट को क्या करना है कि अपनी फाइंडिंग को फाइनल करने से पहले इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी का प्रारंभ या कमेंसमेंट कैसे होगा, कैसे शुरू होगा? जब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में नोटिस गई है वो कोर्ट में या तो अपीयर होता है, या यदि कोई अरेस्ट वारंट इशू हुआ है या प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ है, तो जब वो आ जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो वही उसी क्षण से ही मान लिया जाएगा कि ये इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी यहाँ से हो गई। अब ये कब तक चलेगी? जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। तो 116 एक से ये मदद मिलती है कि इसमें वो करेगा। और ये जो इंक्वायरी कभी पूछ दे इसका नेचर क्या है, क्वासी जुडिशियल है, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 107 से लेके 110 तक में जो कोर्ट का नाम आया वो क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन का स्कोप बनता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो प्रोसीजर है वो जुडिशियली न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो जुडिशियल उसका नेचर होगा। तो नेचर जुडिशियल है। क्यों है जुडिशियल? आप जानते हैं कि कोई चीज़ जुडिशियली की जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि जिससे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और किसी पे अफेक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ आपको प्रोसीजर क्या होगा, जुडिशली जो है आपको करना पड़ेगा, न्यायिक रूप से कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर मैंने बताया है, इसीलिए इसमें सम्मन ट्रायल वाली मैनर को अडॉप्ट करने की बात तुरंत ही 116 का 2 कर देता है कि आप जो भी करेंगे सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, यथासंभव जितना भी उसको किया जा सके, मैक्सिमम हिस्से में उसमें सम्मन केसेज में जो ट्रायल किया जाता है, जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग होती है, उसी मैनर में किया जाएगा। इसीलिए कहा एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जितना भी पॉसिबल है उस तरीके से आपको किया जाएगा। 116(3) में मैंने कहा कि सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेंस के। तो इसमें मैंने कहा है कि आपका क्या है कि इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, इंक्वायरी अभी फिनिश नहीं है, कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, मीन टाइम में जो ऑर्डर हो गया दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम ऑर्डर। ये ऑर्डर किस लिए हुआ? क्योंकि कोई इमीडिएट उपाय, तुरंत उपाय करना नेसेसरी ज़रूरी है, तुरंत उपाय करना आवश्यक है। तो अपना रीज़न देते हुए कि हाँ ये रीज़न है, रीज़न में ये खुद ही डायरेक्ट कर देती है 116(3) कि रीज़न सिर्फ ये है कि पीस को मेंटेन करना और किसी को सदाचारी बने रहने के लिए, गुड बिहेव करने के लिए उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है। तो उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का देन एंड देयर 20 के टाइम में ऑर्डर किया जा सकता है। और ये तब कब तक इफेक्टिव रहेगा? जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो आपका कंफर्म हो जाएगा 117 में, या नहीं कंफर्म हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये भी देखें कि इस चैप्टर में आपको डीएम भी मिलेंगे, सेशन जज भी मिलेंगे, हाई कोर्ट भी मिलेगी आगे के सेक्शन में। ये आप देखिए कि मैंने कल भी कहा था कि यहाँ जो पर्सन जिसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर किया जा रहा है उसका स्टेटस एक्यूज्ड का नहीं है, इसलिए उसका रिमांड वाले प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट नहीं किया जाता। जेल में जा रहा है तो
इन्हीं सेक्शन की मदद से जाएगा। तो अब क्या है कि 116(3) में आपका ध्यान रखना है कि जांच स्टार्ट हो गई है बट समाप्त नहीं हुई है। मीन टाइम में पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कोई ऑफेंस किया जाना या पब्लिक सेफ्टी, यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी वर्ड भी 116(3) में आ गया। ये 4 उद्देश्य हैं। और तो मेन तो पीस में है, पीस के साथ यहाँ पे पब्लिक पीस के साथ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में फ़र्क है। जब आप पढ़ेंगे उधर 141 से लेके 160 तक आईपीसी के जो सेक्शन है उसमें ये ऑफेंसेज आपके हैं। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो अभी क्या है कि तो ये पब्लिक सेफ्टी की भी बात कर रहा है। तो जहाँ पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व है, जहाँ पब्लिक की पीस इन्वॉल्व है, जहाँ पब्लिक की एक एट लार्ज पीस इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे कोई ना कोई तत्काल इमीडिएट स्टेप लेना ज़रूरी है। तब 116(3) एम्पावर्ड करता है उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आप बीच में भी ऑर्डर कर सकते हैं और उससे बांड ले सकते हैं। अब बांड लेके वो बन जाएगा, तो उसको फिर बांड जैसा कि 107, 8, 9, 10 में जिस नेचर का बांड है उसको ले सकता है। यदि 110 के मैटर उस पर अटैच हो रहे हैं तो फिर विथ हो जाएगा सिक्योरिटीज। बाकी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पे, उसके विवेकाधिकार पे है कि वो जमानतदार ले मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है। अब एक क्या 116(3) में जो अंतरिम आदेश किया जा रहा है, इसकी कोई मर्यादा है, कोई लिमिटेशन है, किसी तरह का रोक सीआरपीसी लगाती है? तो बिल्कुल लगाती है। वो ये लगाती है कि 111 में जो आपने दिया इंफॉर्मेशन कि आपके अगेंस्ट में पीस को मेंटेन करने के लिए क्यों ना बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का आदेश किया जाए, या आप के गुड बिहेव आप करते रहेंगे, भविष्य में भी सदाचारी बने रहेंगे, इस तरह का आपसे बॉन्ड क्यों ना ले लिया जाए इतने अवधि के लिए। तो जब इस 111 में जो लिखा हुआ है जिस पर्पज के लिए, फॉर पीस, फॉर गुड बिहेव, तो अब आप फॉर पीस को फॉर गुड बिहेव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और फॉर गुड बिहेव को फॉर पीस में नहीं वो कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि इसका 2 प्रोविजो है 116(3) का। नो पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are not being taken under section 108, 109 or 1010 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior। यानी गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए जो लिया जाएगा वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 108, 9, 10 के सब्जेक्ट मैटर में आता हो। आप 107 का मैटर है तो उसमें ये 108, 9, 10 वाला ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये उसकी मर्यादा होगी कि भले ही आप इंटरिम ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आप पे प्रतिबंध ये है कि आप यदि शांति के लिए मांगा गया है तो शांति ही ले सकते हैं, सदाचारी बने रहने के लिए नहीं ले सकते हैं। दूसरा कि 111 में आपने देखा कि दिया गया है कि ये आपको 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जितना भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर में लिखता है, और इतने अमाउंट के लिए या इतने पर्सन ऑफ सिक्योरिटीज होने चाहिए, इतना पीरियड होना चाहिए, वो आपने जब लिख दिया है तो वो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की एक लिमिट हो गई कि उससे अधिक का आप आदेश नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका 116(3) का बी जो प्रोविजो बी है वो ये कहता है कि बॉन्ड में जो कंडीशन है उसको आप इनलार्ज नहीं कर सकते, यानी ओनरस और अधिक दुर्भर नहीं बना सकते। वर्ड आया ओनरस, हिंदी में दुर्भर, यानी कि और उसको ज़्यादा कठिन नहीं बना सकते। जितना था उससे कम तो कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शन 116। तो 116(3) एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट क्वेश्चन निकलता है उस पर, और वो सर्कमस्टांसेस पूछ सकता है, पीरियड पूछ सकता है, और
क्या उसके लिमिटेशन है, ये पूछ सकता है। और उसका एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, तो इसका एग्जिस्टेंस आपको 116(3) से ही मिलेगा, क्योंकि ये लिख रहा है जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती, कि अनटिल द इंक्वायरी फिनिश नहीं हो जाती। और 117 और 118 पढ़ने से आपको पता है कि फाइनल ऑर्डर 117 में है, और यदि फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, यानी चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, तो 118 में डिस्चार्ज हो गया। तो देखिए 116(3) आपका ये पूरा एक तैयार हो गया है। इस पर एक नोट्स बना के अपना जब भी बनाइए कि इसमें पीस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी, तो उस पर आप 116(3) को भी बना लीजिए, फिर एक लास्ट में 117 और 18 का भी मेंशन करके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है 110 में आपने देखा कि हैबिचुअल अफेंडर है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे जो है कोई बांड उससे एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो 110 में आपने देखा कि हैबिचुअल अफेंडर है, यानी हैबिचुअल का मतलब हो गया है कि एक ही तरह की चीज़ को कई बार करता है, बार बार, तो उसको कोई कानून का भय तो है नहीं, तो उसके अगेंस्ट में कानून उतना नरम दिल तो नहीं हो सकता जैसे बाकी के साथ है। तो आपने देखिए 107, 8, 9 में नरम दिल ये है कि 1 साल की ही बांड की बात करता है, नॉट मोर देन 1। लेकिन 110 में आने पे ये उसकी कैटेगरी, इसकी इंटेंसिटी बराबर हो जाती है 106 के। 106 में कन्विक्शन, यानी एक आदमी गिल्टी होल्ड हुआ है, सेंटेंस अवार्ड हुआ है, और उस टाइम पे उससे कहा गया है कि बांड एग्जीक्यूट करो। और यहाँ पे 110 में इसने अभी कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, लेकिन ये हैबिचुअल है, और ये इंफॉर्मेशन मिली है, और ये इंक्वायरी इसका हो रहा है, तो इसमें इससे जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा रिक्वायरमेंट है वो 3 साल तक, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। और ये भी कि बॉन्ड बिना श्योरिटीज के नहीं होगा। बॉन्ड आपका केवल पर्सनल बॉन्ड, निजी मुचलका करके आप नहीं बच जाएंगे, आपको जमानतें भी देनी पड़ेगी, जमानतदार भी लाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट हो जाता है, और 110 हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है। अब ये 116(4) ये ढूंढने की कोशिश करती है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, कैसे प्रूव करेंगे। तो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं कैसे प्रूव करेंगे, तो आप देखिए कि उस पर ये एविडेंस एक्ट की तरह ये निकालता है कि उसको मे बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेपुटेशन और अदरवाइज, यानी उस आदमी की सोसाइटी में जनरल रेपुटेशन क्या है। अब उस जनरल रेपुटेशन के हिसाब से फिर कोर्ट ये मान लेगी कि जनरल रेपुटेशन का एविडेंस लोगों ने दिया है, यानी कि एक एवरेज, उस सोसाइटी में रहने वाले एवरेज पर्सन ने ये एविडेंस दिया है कि साहब ये बहुत बदमाश है, ये चोरी करता रहता है, चोरों को अपने घर में घुसाया रहता है, और ये नकली दवाइयाँ बनाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो 110 में आप जब जाएंगे तो इस तरह से आप देखिए कि 110 के लिए शर्तें कड़ी हो जाती है। 116(4) बात करता है कि कैसे प्रूव करेंगे, किस नेचर का एविडेंस चाहिए। तो उस नेचर का एविडेंस है कि साधारण ख्याति के साथ से, जनरल रेपुटेशन के एविडेंस से ये किया जाएगा। तो ये आपका 116। अब एक क्वेश्चन प्री में यदि कभी आपके सामने ये जाए कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो ज्वाइंट इंक्वायरी की बात करता है ये आपका 116(5). अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 116(5) के सामने ज्वाइंट और सेपरेट इंक्वायरी अपने दिमाग में फिट कर लेना, कॉपी में लिखना है लिख लीजिए, वेयर एक्ट पे लिखना है लिख लीजिए, यानी कि मोर देन 1 पर्सन को नोटिस गई है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सबको एक सिंगल इंक्वायरी में निपटा सकता है, और यदि ज़रूरी समझता है तो उनको सेपरेट इंक्वायरी कर सकता है। यदि सिंगल करता है तो ज्वाइंट इंक्वायरी हो गई, सेपरेट करता है तो सेपरेट इंक्वायरी हो गई, यानी कि 116(5) ज्वाइंट और सेपरेट इंक्वायरी
दोनों की बात करता है, तो आपको 116(5) में मिला। तो आपको ध्यान रखना है कुछ खास बातें 116(3) अपने आप में इंडिपेंडेंट सेक्शन मान के चलिए। उसी तरह से आप 116(5) है कि ज्वाइंट और सेपरेट इंक्वायरी एक बिठा लिया कि आपने दिमाग में। अब इसके बाद आपको ये भी देखना है कि टाइम शेड्यूल, इस इंक्वायरी का क्या कोई टाइम शेड्यूल है। ये पूरे बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का फॉर ऑब्टेनिंग द सिक्योरिटी, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का जो भी प्रोसीडिंग है, क्या वो उसका कोई टाइम लिमिट है, कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला रिगार्डिंग टाइम है? यस है। और ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो टाइम फैक्टर पे, ड्यूरेशन पे आपको क्या करना है कि 116(6) और 7 ये दोनों वेरी क्लोज हैं। 116(6) में एक टाइम लिमिट 6 महीने की बात है, और 6 महीने विद इन वर्ड के साथ आता है, और ये विद इन वर्ड आता है कमेंसमेंट के साथ, और कंप्लीशन यानी जांच के प्रारंभ होने और जांच के समाप्त होने के बीच की अवधि विद इन है, दरमियान है। तो ये 6 महीना काउंट कहाँ से होगा? कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, यानी जांच प्रारंभ होने की तिथि से जांच समाप्त होने की तिथि, इस बीच में विद इन 6 मंथ हो गया। और यदि जैसे ही ये 6 मंथ कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग टू एंड, अभी कंक्लूजन नहीं निकला, इससे कोई मतलब नहीं है 116(6) का कि फाइनल ऑर्डर आया नहीं आया। यदि फाइनल ऑर्डर नहीं आया और आप इंक्वायरी को लिए जा रहे हैं और 6 महीने निकल गया, तो आखिर वो पब्लिक के जिस पर्सन, वही सोसाइटी का एक पर्सन है, उसकी भी तो कुछ लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गारंटी उसको भी दे रखी है। और आप कोई भी जुडिशियल वर्क कर रहे हैं तो आपसे क्या उम्मीद है कि आप जस्ट फेयर और रिजनेबल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, और प्रोसीजर की टांग खींच के आप जो इंस्टीट्यूट ने दिया है 6 महीना, उससे अधिक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो खुद ही ये सेक्शन कर देता है कि स्टैंड टर्मिनेटेड, वो समाप्त हो जाएगी, पर्यवसित हो जाएगी, टर्मिनेटेड हो जाएगी। यानी कि जैसे ही 6 मंथ क्रॉस किया वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब यह था, क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है? यस है। क्या है? इसी में कहता है कि यदि कोई स्पेशल रीजन है, विशेष कारण है, तो मजिस्ट्रेट अदरवाइज भी डायरेक्शन दे सकता है। तो अदरवाइज डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, वो अपने ऑर्डर शीट में लिख दिए कि अभी ये 6 महीना पूरे होने वाले हैं और 6 महीना पूरा नहीं हुआ है, जिससे और ये उचित लगता है कि इसको अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दे। नो, अब आप फिर आगे 6 महीने के लिए एकदम से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे कितना बढ़ाएंगे ये डायरेक्शन इसमें नहीं दे रहा है। यानी कि जो भी बढ़ाएंगे वो रिजनेबल होना चाहिए। यदि आपने रिजनेबली काम नहीं किया है तो वो आगे बढ़ाने का जो आपका ऑर्डर है वो स्टैंड नहीं करेगा। इसीलिए तुरंत ही साथ में आके लेजिस्लेचर ने ये व्यवस्था कर दी, कानून बनाने वालों ने, कि जो एग्रीव्ड है उस टाइम को बढ़ाने से, वो सेशन जज के यहाँ जा सकता है। और सेशन जज क्या करेंगे? उनको लगता है कि वो प्रॉपर नहीं था, जस्ट नहीं था, फेयर नहीं था, प्रॉपर नहीं था, उसके पीछे जेन्युइन रीज़न नहीं था, कोई स्पेशल रीज़न जो चाहिए। स्पेशल रीज़न का मतलब ये है कि जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, और जेन्युइन रीज़न नहीं है तो उसको कैंसिल कर देगा, तो वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, ये जो टाइम का शेड्यूल है इसको अच्छी तरह से समझना है। एक तो है प्रोसीडिंग, यानी इंक्वायरी स्टार्ट होने से 6 महीने बीत गए हैं, तो पूरी आपका जो चैप्टर है क्लोज, जो आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, वो उसका मामला ही ख़त्म। अब एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन ये हुआ कि मान लीजिए वो आदमी जिसको आप एग्जीक्यूट करने का, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देना चाहते हैं,
वो डिटेंशन में, कस्टडी में है और 6 महीने बीत गए, तो जैसे ही 6 महीने कस्टडी में उसके बीत जाएंगे और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 106 और 116, 6 और 7 का ये टाइम का एक वो क्रिएट करता है स्लॉट। इसमें एक फार्मूला अडॉप्ट करता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जैसे ही 6 महीना बीत गया, प्रोसीडिंग क्या हुई, टर्मिनेट कर गई। अब जब प्रोसीडिंग हो गई तो आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते। आप कैसे रिकॉल कर लेंगे? क्रिमिनल कोर्ट की तरह से आप काम करते हैं और ये इस्टेब्लिश लॉ है कि क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। मतलब आपराधिक न्यायालय अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, रिव्यू का पावर नहीं होता। तो ये आप इस तरह करते हैं तो रिव्यू का पावर हो जाएगा। तो प्रोसीडिंग जो भी अडॉप्ट करेंगे वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ला के नज़र में, इन दाई ऑफ ला वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए कि 116 के सातों सब सेक्शन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उनमें सबसे ज़्यादा आपका, और प्री में अक्सर क्वेश्चन इस पे आते हैं, बन सकते हैं, तो आपको विजिलेंट रहना है और इसको कुछ टेबुलेशन के फार्म में, कुछ कीज के फार्म में, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट कर लिया, तो आप एक जगह आपको, ताकि बाद में रिवीजन करने का है। और इसमें क्या है, देखिए इसमें बहुत केस लॉ में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक प्लेन रीडिंग आप केस लॉ का कर लीजिए, यदि टाइम मिले, नहीं मिलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी इतने में ही केवल प्रोविज़न, इस टॉपिक, जो भी टॉपिक पूछा जाए मेंस में आप लिख देते हैं तो आप मोर देन 80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बस ये है कि प्रोविज़न आपके दिमाग में रहना चाहिए और कैसे सेट करना है, क्योंकि बड़ा बड़ा है। देखिए आपको अपनी लैंग्वेज में उसको सेट करना पड़ेगा और इंडिकेटिव फॉर्म में एक लिखते जाना है। वो पूरा बेयर एक्ट रट के नहीं लिखना है, उसको समझ के अपनी भाषा में तोड़ के और वहाँ पे लिख देना है। रट के लिखेंगे क्वेश्चन ही नहीं पूरा कर पाएंगे आप। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग 116 कंप्लीट कर लिए, 117 में आते हैं। 117 में दो बातें हैं कि 117 का जो आर्डर है, एक तो फाइनल आर्डर है और आपका इंक्वायरी कोर्ट जो है एक डिसीजन देती है। दूसरी ये कि ये जो फाइनल आर्डर है, क्या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ इसके लिमिट्स हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो देखिए इसमें प्रोविजो है और प्रोविजो में ABC 3 करके एक लिमिटेशन भी है। तो 117 के अंतिम आदेश में पे भी कुछ रोक है और ये है कि जब आप फाइनल आर्डर करते हैं तो उसमें ये बातें नहीं कर सकते। फाइनल आर्डर में मतलब ये है कि आप जो 111 में आपने अमाउंट मेंशन किया है, जो ड्यूरेशन मेंशन किया है, जो सिक्योरिटी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ मेंशन किया है, आप उसको इनलार्ज नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ ए नेचर डिफरेंट फ्रॉम, यानी जो नेचर आपने जिस नेचर का किया उससे डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। आर ऑफ एन अमाउंट लार्जर देन, जो अमाउंट नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरे आप अमाउंट को इनलार्ज नहीं कर सकते हैं। जो पीरियड है उसमें मेंशन, उसको और इनलार्ज नहीं कर सकते हैं। और आपको 111 के दिए गए आर्डर में से बंधे रहना पड़ेगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन तो ये आ गया। दूसरा ये है कि जो बॉन्ड में अमाउंट फिक्स किया जाएगा उसमें क्या है कि विद ड्यू रिगार्ड, एक सम्यक ध्यान रखते हुए नियत किया जाएगा। यहीं पे एक वर्ड आता है, एक जगह ओनरस आया था और यहाँ पे आया कि शैल नॉट बी एक्सेसिव, ये अत्यधिक नहीं होगा। कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ देते हैं कि फाइनल आर्डर में जो अमाउंट होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे यह है कि अनलिमिटेड दे सकता है ऑप्शन में, ओनरस दे सकता है, ड्यू दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यह है कि नॉट
शैल नॉट बी एक्सेसिव, यानी अत्यधिक नहीं हो सकता। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है कि माइनर बॉन्ड, देखिए एग्जीक्यूट करने का नेचर क्या है कि एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नेचर उसका कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट ये बाई इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ है, लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया है, लॉ से प्राप्त अथॉरिटी के थ्रू है। इसलिए बॉन्ड होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि बॉन्ड से आप बंधे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी बंधी रहती है यहाँ पे। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में एक रेमेडी होता है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्लेम करने का, बट यहाँ स्टेट के अगेंस्ट में आप कौन सा कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये एक लीगल रिलेशंस बन गए। तो उसमें क्या है कि माइनर है, तो माइनर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है, जैसा कि आपने सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट के देखा होगा। तो अब सेक्शन 10 और 11 अब यहाँ पे ये रोक लगाता है, हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। ये कहता है कि इसमें जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो उसके सिक्योरिटीज के द्वारा किया जाएगा, यानी नाबालिग लड़कों को, माइनर को, अवैध को एक सुरक्षा प्रदान की गई। तो तीन तरह की चीज़ें आ गई 117A, B, C में, तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। 118 ये कहता है कि 117 में मैटर नहीं वो आता, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली ये प्रूव नहीं हुआ कि इससे कोई वो लिया जाए, ठीक है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो अपनी इंक्वायरी के बाद का जो ऑर्डर शीट होगी उसमें एक जो स्पीकिंग ऑर्डर करेगा उसमें इस बात को लिखेगा, और यदि वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज़ कर देगा, कस्टडी में होगा तो रिलीज़ करेगा, और यदि कस्टडी में नहीं है तो डिस्चार्ज कर देगा, यानी जो चार्ज, जो एलिगेशन उसके अगेंस्ट में लगा था वो डिस्चार्ज कर दिया उससे। तो यहाँ पे दो तरह का आया है, रिलीज और डिस्चार्ज। कस्टडी में है तो रिलीज होगा, कस्टडी में नहीं है और मैटर प्रूव्ड नहीं है तो वो डिस्चार्ज होगा। अब 119 आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहता है कि कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो अब यह है कि जो सिक्योरिटी, जो बॉन्ड, जो सिक्योरिटीज मांगा गया है उसमें ये जो सिक्योरिटी है स्टार्ट कब से होगी, तो इसमें दो तरह के कंडीशंस दिए हुए हैं। यदि 106 में ऑर्डर है तो आप देखिए कि वो जेल में है, सेंटेंस अवार्ड हुआ है, तो जब जेल में वो अपनी सज़ा काट लेता है और बाहर आएगा तो यानी कि जिस डेट पे उसका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो उस डेट से आपका शुरू हो जाएगा ये सिक्योरिटी की पीरियड, पहला। दूसरा, मान लीजिए 117 में किया गया है और 117 में भी आप देखिए कि मान लीजिए उस 117 का ऑर्डर किया गया है और उस बीच में वो कस्टडी में है, तो उस कंडीशन में भी कस्टडी में तो अपनी किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं उसने फिर रहा है या डिफ़ॉल्ट किया है या हजार्डस टाइप का रहा है, बहुत ख़तरनाक टाइप का आदमी है, इसको कस्टडी में रखा जाए, तो उस नेचर में भी है कि यही इसलिए कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom an order requiring security is made under section 106 or section 117 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। तो ये दोनों का दोनों 106 और 107 में फाइनल ऑर्डर होता है, तो उसी फाइनल ऑर्डर के तहत यदि वो कोई सेंटेंस भोग रहा था तो उस कंडीशन में जब सेंटेंस
जिस दिन समाप्त हो रही है, एक्सपायर हो रही है, उस डेट से ये शुरू हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि जो आपको 117 में ऑर्डर किया, तो जिस डेट पे ऑर्डर किया उस डेट से स्टार्ट होगी। यही यहाँ टेक्निकल है। जिस डेट में ऑर्डर किया है 117 का, उस डेट से स्टार्ट होगी। यदि किसी और डेट से स्टार्ट करने का या मजिस्ट्रेट का मंशा है, तो उस कंडीशन में सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए और वो डेट भी स्पेसिफाई करेगा मजिस्ट्रेट कि जो है इस डेट से ये स्टार्ट होगा। तो 119 में ये दो कंडीशंस हैं, तो दो में से तीन निकला। एक तो 106 और 7 में अंडर कस्टडी है, सेंटेंस है, सेंटेंस फिनिश होगा जिस डेट पे, उस डेट से शुरू होगी। दूसरा जो ऑर्डर इन्होंने किया है तो उस ऑर्डर की डेट से होगा। तीसरा ये है कि ऑर्डर की डेट से तभी नहीं हो सकता है, मजिस्ट्रेट उसको बढ़ा सकता है ऑर्डर की डेट के अलावा दूसरे दिन से, जब उसके पास सफिशिएंट इस बात के लिए रीज़न हो, और उस रीज़न को लिखते हुए कोई डेट फिक्स कर सकता है कि इस डेट से वो उसका कमेंसमेंट होगा। 120 में आते हैं। अब ये बच गए थे 120, 21, 22, 23, 24, तो इनमें भी कुछ वो है। अभी कैसा लग रहा है आप लोग? ज़्यादा देर हो गया तो कहीं वो तो नहीं हो रहे हैं? ठीक चल रहा है कल के वो उसमें? और क्या है केस के लिए नंबर? अच्छा, मैं नंबर तो हाँ, तो ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट और लगेगा। तो ठीक है, स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि 120, 120 में क्या है कि आप देखिए 120 का कहता है कंटेंट ऑफ बॉन्ड, बट इस 120 के कंटेंट में जाएं तो टाइटल का कंटेंट क्या है? कंटेंट ऑफ बॉन्ड, बंद पत्र की अंतर वस्तुएं। अब इसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये कहता है कि पीस मेंटेन करने के लिए या गुड बिहेवियर के लिए, यदि जब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर किया गया है तो वो ऑर्डर क्या होगा कि उस पर्सन को बाउंड करेगा। बाउंड करने का मतलब अब लीगली बाउंड हो जाएगा। जैसे आप देखिए, आई थिंक आईपीसी में एक सेक्शन है 43 जिसमें इलीगल वर्ड डिफाइंड है, और उसी में ये भी डिफाइंड है कि कब कोई पर्सन लीगली बाउंड कहा जाता है। तो अब यह है कि जब 106 या 117 का ऑर्डर हो गया है, तो उस कंडीशन में अब वो बाउंड हो गया तो उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब 120 के कंटेंट में आ जाइए। यदि वो बाउंड हुआ है अपने को गुड बिहेव बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यानी सदाचारी बनने रहने के लिए यदि उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है। 120 में दो बातें आई, पहली शांति कायम रखने के लिए और सदाचारी बने रहने के लिए आबद्ध करेगा। अब एक देखिए, लेकिन अब ब्रीच ऑफ बॉन्ड की जहां तक बात है तो केवल रिलेटेड है दूसरे वाले पार्ट से, यानी 108, 9, 10 के कंटेंट से। तो ये कहता है कि आपने 108, 9, 10 के तहत यदि बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, अब आप लीगली बाउंड हो गए, और अब इसके बाद आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए
कारावास इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है, या जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट कारावास का पनिशमेंट है, आपने उस तरह के ऑफेंस का कोई अटेम्प्ट किया है या कोई अबेटमेंट किया है, तब ये माना जाएगा। ये एक डीमिंग क्लाज हो गया, तब ये डीम्ड हो जाएगा, लॉ के द्वारा मान लिया जाएगा कि आपने सदाचारी रहने के बंद पत्र को ब्रीच किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सावधानी रखना है, यहाँ पीस के लिए नहीं दे रहा, डाल तो दोनों के लिए रहा। तो दो पार्ट इसके हो गए। एक तो ये कहता है कि जब आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, चाहे पीस मेंटेन करने के लिए दिया है या गुड बिहेव के लिए दिया है, तो आप लीगली बाउंड हो गए। और यदि जब लीगली बाउंड हो गए और वो बात आपकी कि गुड बिहेव को रहने के लिए है, कमिटमेंट बॉन्ड आपने दिया है, और उसके बाद आपने कोई ऑफेंस किया और वो ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए आपको जेल में डाला जा सकता है, यानी कि केवल फाइन से पनिशेबल ऑफेंस करने पे वो ब्रीच नहीं माना जाएगा। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध करता है तो नहीं माना जाएगा। माना तभी जाएगा जब कारावास से दंडनीय अपराध करे या उसका प्रयत्न करे या उसका दुष्प्रेरण करे, तब वो एक बंद पत्र का भंग हो जाएगा, ब्रीच ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए, मैंने कहा 120 का टाइटल क्या है, कंटेंट ऑफ बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ इसके कंटेंट में 120 के कंटेंट में आप जब गए तो दो बातें आई, एक लीगली बाउंड होने की, दूसरा एक बॉन्ड को ब्रीच करने की। तो लीगली बाउंड दोनों कंडीशन के लिए है, दोनों तरह की सिक्योरिटी के लिए है, और बॉन्ड ब्रीच ऑफ बॉन्ड केवल एक तरह के लिए है, गुड बिहेवियर के लिए से रिलेटेड बॉन्ड। तो टेक्निकली इसको हम पकड़ के चलना है, और ये फॉर एवर के लिए जैसे भी समझ के लिखना है एक लिख डालिए। जब भी जाइए क्लास के बाद तो अपने मन से लिखिए और वेरेक्ट सामने रखिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है तो अब देखिए, चलिए धन्यवाद। कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, पर ये वाकई में हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में भी ये बोरिंग टॉपिक हुआ करता था। बट यह है कि बहुत धैर्य के साथ जब कभी इस तरह है कि चीज़ें आएँ बहुत नीरस टाइप की, तो उसको एक बार में पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ कुछ उठाइए एक एक पार्ट। फिर कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 119 तक किया था, आज फिर तो अब 120 तक हो गया। 121 121 सेक्शन 121 क्या है, पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज। यानी अब इसकी टाइटल को देखिए, पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज, यानी कि जो बॉन्ड का ऑर्डर हुआ होगा 106 या 117 में, और जो उस ऑर्डर के परसुएंस में जो श्योरिटीज जमानतदार लोग अपनी जमानतें दाखिल किए होंगे, उनको भी रिजेक्ट करने का पावर ये देता है 121। ठीक। और आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो अब 120 से लेके और 124 तक में आएंगे, तो ये जो पावर दिया गया है फर्दर, ये पावर भी एक डीम्ड क्लाज आपको मिलेगा 124 के 2 में जाइए, जिसमें कहता है एवरी सच ऑर्डर, ऐसा प्रत्येक आदेश फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 120 टू 123 धारा 100, ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से 123 तक की धाराओं को, दोनों धाराएं को मिलाकर 106 या 117 के अधीन दिया गया आदेश माना जाएगा। और ये मान लिया है कि ब्रीच ऑफ ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर देगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा। 100 और 106
का मैटर यदि इन्वॉल्व है तो 106 का फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। तो इस सीओटीज वगैरह को रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर आया है ये भी एक आपके डीम बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, विधि की विवक्षा से, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ 124(4) के प्रभाव से उसका प्रभाव 120, 21, 22, 23 के अंतर्गत दिए गए आदेश का वो इक्विवेलेंट समतुल्य हो जाएगा 106 या 117 के। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे तरह से समझ लीजिएगा जो मैंने बताया कि अब 120 से लेके 123 तक में जो आदेश हैं वो उसका प्रभाव अंतिम आदेश की तरह हो जाएगा। अंतिम आदेश 106 में मिला था और 117 में मिला था, तो मैटर यदि कन्विक्शन से रिलेटेड है तो 106 में ट्रीट हो जाएगा, उसका प्रभाव 106 जैसे हो जाएगा, और बाकी के मामलों में 117 का जैसा हो जाएगा। तो हमने 117 में देखा कि ब्रीच ऑफ बांड, 120 में वो केवल सदाचारी गुड बिहेव के मामलों में है। 121 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि आप बांड एग्जीक्यूट करिए, अब उसके परसुएंस में आपने क्या किया कि कोई सिक्योरिटी दाखिल की, तो अब ये कहता है स्टार्टिंग में ही 121 कि अब वो मजिस्ट्रेट साहब उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर सकते हैं। आप देखे होंगे कोर्ट में जो जुडिशियल कोर्टें होती हैं तो 3 बजे के आसपास में क्या होता है कि जो जमानतें जिनकी हुई रहती हैं तो जमानतदार को लेके आते हैं, पेपर वगैरह लेके आते हैं। कोर्ट पूछती है भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हो, क्यों ले रहे हो जमानत इनकी। उस समय में कोर्ट का डिस्कशन होता है कि उस जो जमानतदार यानी कि जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करे या नहीं। एक्सेप्ट करता है तो उस बॉन्ड के परसुएंस में, उस पर्सन के परसुएंस में वो उसका जमानतदार मान गया, यानी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसकी जमानतें ले ली है कि ये कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन करेगा, और यदि पालन नहीं करेगा तो मैंने इस बात की जो जमानत दी है इतना पैसा जब्त हो जाएगा। तो ये कहता है कि जब उसको पहला राइट क्या मिला, सीओटीज को वो रिजेक्ट कर सकता है। और मान लीजिए कि पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया है सीओटीज को, तो यहाँ दूसरा एक मिला कि उस जिसको ऑलरेडी उसने एक्सेप्ट किया हुआ जिस सीओटीज को, उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? तो ये कहता है कि यदि उसको अनफिट पर्सन पाता है, अनुपयुक्त व्यक्ति मानता है। अब यदि उसको अनफिट मानता है, एक बार सीओटी एक्सेप्ट कर लिया है और फिर उसको अनफिट मान के रिजेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में उस मजिस्ट्रेट की को भी विधि के कुछ आदेशों को मानना होगा, विधि की मंशा को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जब वो उसको फाइनली रिजेक्ट करेगा या अनफिट पाएगा तो उसको उसके फिटनेस के बारे में, ये सही आदमी होने के बारे में अनोथ जो है इंक्वायरी कर सकता है, या अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स को जो है दे सकता है कि भाई इसकी इंक्वायरी कर लो कि कैसा है ये आदमी। और उसको एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करने से पहले क्या करेगा कि उसको जिस आदमी के लिए यहाँ पे लिया गया था उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और जिस सिक्योरिटीज को आप डिनाई करने वाले हैं उस सिक्योरिटी को भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मोटा मोटा पढ़ के इसको एक मोटा आपको दिमाग में बना रखना है। तो यहाँ समझना क्या है 121 में कि वो सिक्योरिटीज को रिजेक्ट कर सकता है, पहला। दूसरा, एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज को भी रिजेक्ट कर सकता है। क्यों रिजेक्ट कर सकता है इस दूसरे में? क्योंकि बाद में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो पाता है कि अनफिट है। मान लो किसी ने शिकायत की कि साहब ये तो 10 क्रिमिनल मैटर में जमानतदार है और ये फर्जी पेपर लगाता है, तो पाया गया ना कि जिसको फिट माना था प्राइमा फेसाई वो अनफिट निकला। तो उस आदमी को जिसको बांध लिया गया और जिस
जमानतदार ने ये सब जमानतें लिए हैं उसको, यानी जिसको हटाया जाना है, जिसको कैंसिल किया जाना है, रिजेक्ट किया जाना है, तो सूचना दे देगी। तो ये है। तो इस तरह से 123 में ये आप 121 में जब आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ें खास ध्यान रखनी है। बस ये है कि उसमें रिजेक्ट कर सकता है, अनफिट करके रिजेक्ट कर सकता है, उसके लिए एक जांच करेगा और सूचनाएं दोनों को देगा। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा आपका। अब 122 में कभी कभी ये पूछ सकता है, हेडिंग भी है आपको, क्या है 122। टैली करने के लिए 4-5 सेक्शन आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। मतलब आपको 106 या 107 के में जो अधिकार मिला हुआ मजिस्ट्रेट या कोर्ट को, उसके तहत आपको ऑर्डर किया गया है कि आप सिक्योरिटी दीजिए, और उसके लिए फिक्स कर दिया गया है एक डेट कि इस डेट तक आप सिक्योरिटी दे दीजिए। उस डेट तक में आपने नहीं दिया तो क्या बचा? तो इसमें क्या हुआ कि उनको जेल भेज दिया जाएगा और तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो आप फिर जमानत ना दे दें। आप जो बांड एग्जीक्यूट करने कहा गया वो बांड नहीं कर दें, या जब तक वो 6 महीना निकल ना जाए, या जब तक फाइनल ऑर्डर करने के बाद आपको डिस्चार्ज न कर दिया जाए। तो ये आपको पढ़ के निकालना है कि कब तक रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे जो देखा उससे मिला निकल रहा और इससे भी। अब एक है कि 122 एक में ए बी दो प्रोविजन है। तो एक तो आपका जो अभी डिस्कस किया वो 122 ए में है। 22 बी में क्या है? वो है ब्रीच ऑफ बांड। ये है कि आपको बांड आपने जिस पर्पज के लिए दिया है, फिर आपने उसको ब्रीच कर दिया, तो आपको फिर जेल भेज दिया जाएगा। और यदि जेल में आप हैं ऑलरेडी, पहले ही से अपने कुछ ऐसा काम किए हैं कि आप पहले ही से जेल में हैं, तो तब तक आपको जेल में रखा जाएगा जब तक जिस पीरियड के लिए वो बांड आपसे लिया जा रहा था। तो इस तरह से ये आप देखिए कि 122 ए और बी, 1 ए और बी मिला के आप देखेंगे तो इसमें जेल भेजने की व्यवस्था है। अब यहाँ पे 122(2) में जब आएंगे तो यहाँ पे अब एक सेशन कोर्ट आती है पिक्चर में, सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय। तो ये क्यों आती है? अब देखिए, आप देखिए 107, 8, 9, 10 में क्या था? नॉट मोर देन 1 ईयर। वो 107, 108, 109 में था। और 110 में मोर देन 1 ईयर, यानी कि वहाँ पे लिमिट क्या था? नॉट मोर देन 3 ईयर। अब 122(2) ये कहता है कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब उसको 1 साल से अधिक की सिक्योरिटी चाहते हैं और 1 साल से अधिक के सिक्योरिटी मांग लिया आपने और इन्होंने नहीं दिया, तब मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करेंगे? अब रोते गाते यही कहेंगे कि वारंट दो। तो अब यहाँ पे एक रोक लगाता है कि 1 साल तक तो तुम उसको भेज दोगे अपने ही आदेश से जेल में, ठीक है, आपको 122(1) में मिल जाएगा वो पावर। लेकिन 1 साल से अधिक है तब आपको क्या होगा कि डिटेन करने का तो आप ऑर्डर कर दिए, लेकिन जो अब वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है व्हेन सच पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय ए मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से अधिक, सच मजिस्ट्रेट शैल, यानी ये मजिस्ट्रेट के लिए ये
122 का मैंडेट है कि 1 साल से अधिक है तो उसको आपको सेशन कोर्ट को भेजना ही पड़ेगा। सच मजिस्ट्रेट शैल इफ सच पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी एज अफोरसेड issue a warrant directing him to be detained in prison pending the order of the session judge and the proceedings shall be laid as soon as conveniently may be before such court। यानी कि जब ऐसे व्यक्ति का 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति जो जिस प्रकार की उससे प्रतिभूति सिक्योरिटी मांगी गई है वो नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल में डाल सकते हैं और तब तक डाल रखते हैं जब तक कि सेशन जज साहब कोई आदेश ना करते हैं। अब ये जो जब आदेश आपने किया तो इसमें क्या है कि जो पार्टी एग्रीव्ड है उसको हियरिंग अपॉर्चुनिटी देती है 122(3), तो सुने जाने का अधिकार देती है। अब देखिए इस 122 में जो सबसे आपको इम्पॉर्टेंट प्री का एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा वो ये है कि कोई आदमी सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता, फेल रहता है उसको एग्जीक्यूट करने में और उसके वजह से उसको जेल भेज दिया जाता है, तो वो जेल की अवधि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो फिर 3 का आंकड़ा सामने आता है कि 3 वर्ष से अधिक, नॉट मोर देन 3 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी शैल नॉट एक्सीड द 3 ईयर। 3 साल से अधिक नहीं भेज सकते। किसी भी स्थिति में सिक्योरिटी का यदि कोई मामला है तो 3 साल तक मैक्सिमम पीरियड तक जेल में वो रखा जा सकता है, उससे अधिक नहीं। और ये इन्फ्रेंस क्यों आया, क्यों इंस्टीट्यूट में इस प्रोविजन में इसको डालना पड़ा कि देखिए 3 साल तक मैक्सिमम की ही, नॉट मोर देन 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट आया था 106 में और 110 में। तो जब उतना ही मैक्सिमम ऑर्डर किया जा सकता है तो उससे अधिक जेल में कैसे जा सकता है? प्रोपोर्शनेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये जस्ट नहीं रह जाएगा, फेयर नहीं रह जाएगा, प्रोसीजर विशिएट कर जाएगी। प्रोसीजर यदि गड़बड़ होती है तो आप जानते हैं कि जिसके लिए कार्रवाई की जाती है वो भी है। जैसे आपने आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में उसके ढेर सारे डायमेंशंस खुल गए हैं कि जहाँ प्रोसीजर सही नहीं अडॉप्ट किया गया वहाँ पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेटिस्फाइड हो जाती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट देना है कि मैक्सिमम 3 साल तक उसको किया जा सकता है। तो अब ये आप फिर 4 में इसको कोई बहुत खास नहीं है, 5 में आप आएंगे तो ये है कि सेशन जज जो है कि जब इस तरह के मामले उसके सामने आते हैं तो अब केस को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे एडीजे के पास, मतलब एडिशनल सेशन जज के पास या जो असिस्टेंट सेशन जज के पास भेज सकता है और फिर वो उसके बारे में प्रोसीड कर सकते हैं। अब जेल में है और सिक्योरिटी आप सेंटेंस के समय 106 में सुनाया गया है और जेल में रहते हुए उसमें बेल बांड वो करता है और श्योरिटी वगैरह की व्यवस्था करता है और जेलर को दे देता है। तो जेलर क्या करेगा? वो जो जिस कोर्ट ने आदेश किया उसके पास भिजवा देगा। यही बात आपको सबसेक्शन 6 में मिल जाती है। अब 107 और आपका 122 का 7 और 8 ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक वो जो प्रोविजो था और फिर 7 और 8 में ये है कि जो सिक्योरिटी को लेके जो ब्रीच है, यानी कि या तो सिक्योरिटी फर्निश नहीं किया आपने या सिक्योरिटी दिया फिर ब्रीच किया या आपका रिजेक्ट कर दिया गया, किसी भी कारण से आपको जेल में जाना पड़ा रिगार्डिंग सिक्योरिटी, प्रतिभूति से रिलेटेड कोई भी मैटर है और जेल में है, तो वो जेल में क्या करेंगे? वो आपको क्या नेचर, आप इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, कारावास की प्रकृति कैसी होगी? या तो सादा होगी या कठिन होगी, सिंपल या रिगरस। तो सिंपल आपको ध्यान देना है 107 और 108 में जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो सिंपल होगा, सादा कारावास होगा।
लेकिन 109 और 110 में वो सिंपल भी हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी कि 109 और 10 में डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पे, उसके स्वविवेक पे। लेकिन 107 और 8 में उसका स्वविवेक चाहे जितना कोशिश कर ले, उसको कठिन कारावास नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपका 107 और 108 और एक सब सेक्शन 7 और 8, 122 का 7 और 8, ये इधर आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर उधर आपका ये हो गया 122 के 1 और 2 के पढ़ने से होता है कि उसको जेल में भेजा जा सकता है। तो ये जेल में भेजने वाला सेक्शन मान के चलिए इसको 122 को। अब जेल में भेजा गया है तो वहाँ पे भेजने से पहले सुनवाई का उसको अवसर मिलना चाहिए, नेचुरल जस्टिस मान लीजिए। फिर उसके बाद ये है कि सब कुछ हुआ, सारा दांव पेच उसने चला लिया और कहीं सफलता नहीं मिली, तो कुल मिला के कितना उसको जेल में समय काटना पड़ सकता है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 हो गया। फिर आ गया कि सेशन जज इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका होता है तो क्या वो केस ट्रांसफ़र कर सकता है? यस, कर सकता है अपने से सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, और वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, या तो एडिशनल सेशन जज होगा या असिस्टेंट सेशन जज होगा, यानी जो सत्र विचारण कर सकते हैं उन्हीं को जाएगा, मजिस्ट्रेट लोगों के पास नहीं जाएगा। फिर क्या जो वो पर्सन है यदि जेल में डिटेन है तो अपनी सिक्योरिटी किसको भिजवाएगा? तो थ्रू जेल अथॉरिटी, जेलर क्या होगा कि उससे लेगा और लाके कोर्ट में उसको भिजवा देगा, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ। अब यह है कि उसका नेचर क्या होगा, 107-8 में सिंपल और 109-10 में सिंपल या रिगरस, सादा या कठिन, और ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन पे ऑर्डर करने वाले। तो 122। तो इतने सवाल आए, आप ऐसे ही करके नंबरिंग करके अपना नोट कर लीजिए, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी अभी डिस्कस हुई है ना। तो अब आप इस तरह से आपका ओके। अब आते हैं 123। 123 में अभी देखिए कि 122 तक कहीं भी पिक्चर में डीएम नहीं आया था। सेशन जज तो पिक्चर में आए, 106 के बाद वो सीधे मिले हम लोगों को कहाँ पे, 122 में मिले। और डीएम मिले नहीं। डीएम मिले भी तो कैसे मिले? डीएम के रूप में नहीं मिले, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मिले। वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, यानी 107, 8, 9, 10 की कार्रवाई डीएम के द्वारा भी किया जा सकता है, ये भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो भी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज ए डीएम आए हैं 123 में, और वो भी कुछ ज़्यादा पावर दिखाने के लिए आए हैं कि जिसको जेल भेजा गया है उस जेल में भेजे हुए आदमी को छोड़ने की भी शक्ति दे दी गई इनको। तो बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस सेक्शन 123 पिक्चर में आ गए डीएम और सीजीएम। तो डीएम पिक्चर में आया तो किससे कनेक्टेड होगा? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, यानी 107 से लेकर 10। और सीजीएम साहब हैं तो सीजीएम साहब रिलेटेड हो जाएंगे आपके 106 में, और 106 में भी किससे रिलेटेड होंगे? अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेश से नहीं रिलेटेड होंगे, नीचे वालों से रिलेटेड, यानी उनके सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया तब इनको ये सुपरवाइजरी पावर में होंगे, और उनके ऑर्डर से अलग जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब मिलेगा 123 में। तो 123 में हमें क्या मिलेगा कि उस आदमी को डिस्चार्ज कर सकता है डीएम, या कंडीशन इम्पोज किया गया है उसको रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन। पहला डिस्चार्ज आया, दूसरा रिडक्शन आया, ठीक है। और इसी 123 में डीएम और सीजीएम से आगे जब बढ़ेंगे तो 123(4) में स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है,
और स्टेट गवर्नमेंट के को भी ये पावर दे देता है कि वो कंडीशनल डिस्चार्ज कर सकती है। तो ये भी पिक्चर में आ गया। तो अब इसको एक एक देखें, यानी कि 123 ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसको निरस मान के हम छोड़ नहीं सकते। तो आते हैं एक एक प्रोविजन पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए 123 ये कहता है जब 117 के तहत कोई ऑर्डर हुआ है तब डीएम, और 117 में नहीं हुआ, दूसरा कोई हुआ है, यानी 106 में हुआ है, 120 में हुआ है, यानी कि वो कोर्ट में आपने मांगा है, उन्होंने श्योरिटी उसको ब्रीच किया है, तो ब्रीच किया है तो वही तो ऑर्डर करेंगे। तो आपने पहले ही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि लास्ट के सेक्शन में का जो सबसे आखिरी सब सेक्शन है 124(2), वो ये बता देता है कि बाकी भी 120, 21, 22, 23 के जो ऑर्डर हैं वो इक्विवेलेंट टू 106 और 117 का ऑर्डर। तो 106 का मतलब जुडिशियल साइड से जो रिलेटेड है, और 117 का मतलब एग्जीक्यूटिव साइड से, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। तो ये कहता है कि 117 में कोई ऑर्डर हुआ है तो डीएम, और अदर देन 117 के मैटर में सीजीएम। और इन लोगों की ओपिनियन है कि इस चैप्टर 8 में के तहत किसी को डिटेन किया गया, कस्टडी में है, तो वो यदि उनका सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, यानी कि 117 में डिस्चार्ज कर देगा, 123(1) में डीएम, और मैटर अदर देन 117 में आता है, यानी 106 में आता है, तो 106 में एक शर्त और बढ़ जाएगी कि वो सीजीएम से नीचे के जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किया गया हो, तब जेल में जो है उसको आप वो डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर देंगे। दूसरा 123(2) ये रिडक्शन की बात करता है, शर्तों को रिड्यूस करने की बात करता है, ये डिस्चार्ज नहीं करता है। यदि डिस्चार्ज नहीं करता है, कुछ इसको राहत वाली देता है। तो 123(2) राहत सामग्री देता है। राहत सामग्री क्या देता है कि ये हाई कोर्ट को भी लाता है पिक्चर में, कि हाई कोर्ट भी और सेशन कोर्ट भी ये क्या कर सकते हैं, या सीजीएम। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सीजीएम, और ये जुडिशियल मैटर नहीं है, 117 में है तो डीएम। ये क्या है कि ये जो सियोरिटीज से रिलेटेड अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सियोरिटी मान लो उन्होंने 2 दे दिया, उसको 1 कर सकते हैं। जो टाइम आपने बढ़ा दिया 3 साल, वो उसको घटा के 1 साल कर सकते हैं, या 1 साल किया है 117 में तो उसको घटा के 3 महीना कर दिया। तो यानी कि जो एक ऑर्डर है उसको मिनिमाइज कर देंगे, जैसा था उसको छोटा कर देंगे। तो ये जो बड़े को छोटे करने का, राहत सामग्री देने का काम 123(2) में हो गया। अब 123(3) क्या करता है, करने का आप देंगे तो डिस्चार्ज भी 2 तरीके से हो सकता है, कि ये कंडीशनल भी हो सकता है और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, यानी शर्त के साथ भी हो सकता है और बिना शर्त के साथ भी हो सकता है। तो अब शर्त आप कोई लगा सकते हैं, तो सब्सिक्वेंट शर्त नहीं लगा सकते, यानी जितने पीरियड के लिए आपने बांधा उसके बाद उससे अधिक बांधने का कोई शर्त नहीं लगा सकते। वो शर्त लगाया भी है तो टीपीए की तरह वो जब काम खत्म तो वो भी खत्म, शर्त भी। तो एक इसीलिए कहता है कि प्रोवाइडेड दैट एनी
समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी, जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। ठीक, यानी ये डिस्चार्ज का जो ऑर्डर किया है डीएम ने या सीजीएम ने, उसको कंडीशनल भी दिया जा सकता है और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है। और कंडीशन पे दिया गया है तो जो पीरियड जब एक्सपायर हो जाती सिक्योरिटी की, उसके बाद के लिए कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। मान लिया जाएगा कोई आदेश नहीं दिया। अब 123(4) ये कहता है कि जो कंडीशन लगाई जा सकती है वो उसको कंडीशन क्या क्या हो सकती है उसको प्रिस्क्राइब करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी बता सकती है कि आप इन कंडीशंस को यदि पा लीजिए तो किसी को आदेश कर दीजिए। अब ऐसा क्यों स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में है कि आप देखिए कि एसडीएम अपने तहसील में सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है और उसका मेन वर्क ही होता है लॉ एंड ऑर्डर। एज ए मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एज ए डिप्टी कलेक्टर तो रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया। अब उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई ऑफेंस कमिट ना हो, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स भी उपाय किए जा सकते हैं। तो ये तय करने वाला अधिकारी, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये वही तय करेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब उन्होंने ये कर दिया। अब ये सरकार जो बनती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो ओवरऑल एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना चाहती है और करना चाहिए। तो इस कंडीशन में है कि वो भी उसको ईज कर सकती है। तो इसलिए ईज कर सके या और हार्ड बना सके तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि वो भी उस कंडीशन को लेके कुछ रूल रेगुलेशन बना सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है, और ये भी कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है। अब यदि कंडीशनल है और आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो अगला ही सब सेक्शन 5 आ जाता है। 123 का 5 ये कहता है कि फिर वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो यानी कि डीएम ने यदि दिया है तो वो सीजीएम ने दिया है तो वो उनको पावर दे दिया गया है या उनके जो सक्सेसर होंगे उनको कि यदि कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है तो वो जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दें। तो पावर दे दिया गया है कैंसिलेशन का। ये आपको 123(5) में मिल गया। अब यदि आपको एक तरफ सहूलियत दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया, आप मामले में फिट हो गए एकदम, और बाद में आपने शर्त भंग किया पकड़, तो अब क्या होगा, और कैंसिल भी हो गया जो आपको राहत देने की जो भी ऑर्डर हुआ था, तो आपको फिर क्या भोगना पड़ेगा, फिर जेल जाना पड़ेगा। तो अब जेल जाना पड़ेगा तो क्या फिर वारंट जारी करने की ज़रूरत है? तो यहाँ एक विशेष उपबंध मिलता है कि जब आपको 123(5) में कंडीशन फुलफिल ना होने के वजह से ऑर्डर को कैंसिल किया गया है तो उसको विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। ओके, तो ये आपको मिला 123(6) में कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को, जब ये सवाल भी आए कि बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, तो आपको 123(6) में भी एक मिला कि जब 123(5) के कंडीशन का वायलेशन हुआ हो तो, और उसके बाद वो ऑर्डर जो है डिस्चार्ज ऑर्डर कैंसिल कर दी गई हो, तो उस कंडीशन में 123(6) ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और अरेस्ट करेगा तो जिसके ऑर्डर को वायलेट किया उसके सामने पेश किया जाएगा, चाहे डीएम या सीजीएम को। और
जिनको जो पहले जेल में थे फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया था इन्होंने, अब फिर उन्होंने रिलीज कर दिया, पकड़ के आएंगे तो क्या होगा, जो बचा हुआ टाइम होगा फिर उनको काटना पड़ेगा जेल में। ये आपको 7 में मिल जाता है, 123 7 में। अब उसके बाद आपने देखा हाई कोर्ट भी पिक्चर में आ गई थी 123 में। तो नहीं, हाई कोर्ट के पास तो क्रिमिनल मैटर में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला है 482 CRPC में, वो तो कहीं भी घुस सकती है। लेकिन कहीं भी घुसने में उनकी भी एक मर्यादा होती है कि स्टेट्यूट में जहां कानून में स्पष्ट उपबंध है, एक्सप्रेस उपबंध है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वहाँ मत घुसिए। तो फिर हम यहीं पे देखते हैं, तो आपको फिर 123(9) में 123(9) में हाई कोर्ट आता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट यदि कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर किया गया है और उसको लगता है कि सफिशिएंट रीजन है कैंसिल करने का, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट 123(9) में कोई ऑर्डर जो इस तरह का दिया गया है, चाहे वो 106 का हो, 107 का हो या 108 से 10 तक के लिए, यानी 106 या 110 का कोई आदेश हो, तो उसमें उसको कैंसिल कर सकता है। तो ये आपका मिल गया। अब 10 में मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी जिसने अच्छे रिलेशन होने के बाद कभी किसी के लिए बॉन्ड जब रिक्वायर्ड किया गया है और मांगा गया कि भैया तुम जमानतदार भी लाओ, तो जमानतदार अर्थात सिक्योरिटीज प्रतिभू, अब ये प्रतिभू को राइट देता है 123 देश कि तुम भी आओ और संबंधित कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे के कह सकते हो कि साहब हमने जो दिया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कोर्ट या ये मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकती है, बशर्ते उसको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा कि उस सिक्योरिटी को भी वहाँ बुला लेगा और जिसके लिए उस सिक्योरिटी ने दिया है अपना जमानत उसको भी बुला लेगा, ताकि उसको मौका मिल सके और वो अपने पक्ष प्रस्तुत कर सके और या कोर्ट के सेटिस्फैक्शन पे दूसरा सिक्योरिटीज दाखिल कर सके। तो ये आपका 123 का 10 है। तो 123(10) में सिक्योरिटी अपने जो उसने सिक्योरिटी दी है उसको कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब 124 में अब बचे 2 सब सेक्शन। तो 124 का दूसरा सब सेक्शन हमने बता दिया आपको कि ये कि डीमिंग क्लाज है, डीमिंग सब सेक्शन है, जो एक उपधारणा करने जैसा है, जो ये कहता है कि 120, 21, 22, 23 में यदि कोई ऑर्डर किया गया है तो ये मान लिया जाएगा या तो ये 106 में दिया गया है या 117 में दिया गया है। और 106 में तब माना जाएगा जब वो प्योर कोर्ट से रिलेटेड हो, कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्शन का ऑर्डर हो। बाकी 117 में है आ जाएगा। तो आपने देखा ये सब जितने ऊपर ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सब उसमें आ जाएगा। अब 124(1) अब 123(10) के लिए ये प्रोसीडिंग देता है और 121(3) के लिए आपने अब देखा कि इन दोनों के तहत सम्मन या वारंट किसी भी तरीके से कोई उस पर्सन को बुलाया गया, जब मान लीजिए कैंसिलेशन कोई पड़ी है या ऑर्डर या कैंसिल किया गया है, अब उसको फिर से दोबारा जेल जाने की नौबत आ गई है, तब क्या करेगा कि जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था बॉन्ड, सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी उसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि इसने विड्रा कर लिया। अब जैसा कि आप 123(9) में देख रहे थे, अब कोर्ट उसके बाद क्या करेगी कि या तो वो जेल जा सकते हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कोर्ट को एक मार्गदर्शन ये देता है सेक्शन 124 से कि आप उससे नई जो है सिक्योरिटीज़ भी मांग सकते हैं, नई सिक्योरिटीज़ भी मांग सकते हैं।
तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से आप ये आपको मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि जब आप कैंसिल करेंगे तो उसको मौका देंगे कि वो नए ज़मानतदार दे सके, एक को हटाया गया तो दूसरे से रिप्लेस कर सके। तो 124 एक ये बांधता है कोर्ट को कैंसिलेशन करने वाली अथॉरिटी को। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 8 पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो फॉर एवर के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई? और कोई नंबर हमारे लिए चाहता था क्या? किसी ने डाला तो था। तो भाई क्या किया जाए? बात समझ में आ गई कि जितने लोग सुन रहे हैं, संख्या तो काफ़ी कम है और मेरे ख्याल से इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। 2 क्लास हम लोगों ने इस पे एक्सक्लूसिव दिया है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। जहाँ तक केस लॉ में जो बातें आती है वो भी मैंने आप लोगों को बिना साइटेशन के बता दिया है। साइटेशन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये है। तो ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे में मिलते हैं। और बाकी आप लोग को इतने देर सुनने के लिए थैंक यू। ओके। क्या भाई चला जाए?